So, good morning. We discuss homework questions. Practice assignment question number 6. Float glass manufacturing company requires you to present the master budget. हाँ, master budget का मतलब वही net profit budget समझ लीजिए. Okay, statement of profit. For the next year from the following information. Sales दो तरह के products हैं, एक toughened glass, एक bent glass. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है. वेजेस 20 आदमी है, 150 रुपये पर मंथ. फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट लेबर, वर्क्स मैनेजर, फोरमैन, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग एंड पावर, रिपेयर्स, अदर सन्ड्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. तो कुल मिला के बस कुछ नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है. ठीक है, चाहे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में है, चाहे शुरुआत आप सेल से भी कर सकते हो. सेल्स दो प्रोडक्ट्स हैं, टफन ग्लास एंड डेड ग्लास. टोटल सेल्स कितनी है भाई? 8 लाख रुपीज़. नाउ कॉस्ट, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख, लेबर 30. ना ओवरहेड्स जो भी आपको दिए हुए हैं. हाँ, ये सेल्स आपको ईयर की दी हुई है. हाँ, ये भी ईयर का निकाला है ना. हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कई सारे खर्चे पर मंथ दिए हुए हैं, तो इंटू 12 करके लिखना है. हाँ जी, तो फाइनली नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,90,000. चलिए, सेकंड क्वेश्चन. Expenses budgeted for production of 10,000 units in a factory is furnished below. Now सब पर यूनिट दिया और ये 10,000 यूनिट्स के हिसाब से है, इसलिए इवन इसमें जो फिक्स कॉस्ट है उसका एब्जॉर्प्शन किस बेसिस पे कर रखा है? 10,000 के हिसाब से. और वापस से एक बजट पूछा है 8,000 और 6,000, मतलब कुल मिला के वही फ्लेक्सिबल बजटिंग हो गया. हाँ जी, तो 8,000 एंड 6,000 कितनी आई भाई टोटल कॉस्ट? और साथ में फिर पर यूनिट भी. हाँ, पर यूनिट ही निकालिए सीधी. टोटल कितने? 12,75,000, 12,75,400. हाँ जी, तो जो वेरिएबल है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस में 90%, डिस्ट्रीब्यूशन का 80%, ये सब तो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल वाले पर यूनिट वही रहेंगे. और फिक्स वाले जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस का 10%, ना वो भी 5 रुपया पर यूनिट है, मतलब 50,000 हुआ. 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये. देन डिस्ट्रीब्यूशन का 20% फिक्स है. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है भाई? 13 रुपीज़ है. एक मिनट, थोड़ा मैंने उल्टा पढ़ लिया क्या? सेलिंग वाला 13 रुपीज़ था, तो 1,30,000 हुआ, उसका 10% यानी कि 13,000. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स है, 7 रुपये का 20%, 1.40 इंटू 10,000, 14,000. एडमिन एक्सपेंस 50,000 और 5 रुपये पर यूनिट, यानी कि पूरा का पूरा फिक्स है. ठीक है, तो बस वो अलग अलग करते हुए. हाँ, इसमें जो तरीका फॉलो कर सकते हो, जो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आप क्या करिए कि वेरिएबल वाले खर्चे पहले लिख लीजिए और वो पर यूनिट ही रहने दो. भाई वेरिएबल वाले को टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट ही रहने दीजिए. उसके बाद जब फिक्स्ड ओवरहेड्स आता है, इनर कॉलम में टोटल लगा लो और आउटर कॉलम में सीधा भले ही पर यूनिट लिख दो, तो आपका पर यूनिट में स्टेटमेंट बन जाएगा. या वेरिएबल पर यूनिट यहाँ तक किया, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स किया, जैसे 8,000 टोटल आ गया, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट एंड यू गेट द टोटल. ठीक है. हाँ, फ़ायदा ये है कि टाइम थोड़ा सा कम लगेगा. अच्छा, वैसे भी जब फ्लेक्सिबल बजट है तो अलग अलग लेवल्स के लिए आप बजट बना रहे हो, तो मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट पर यूनिट की भी रहती है और टोटल की भी रहती है. ओके, कि एक यूनिट के लिए कितना खर्चा करना है. तो प्रेजेंटेशन आप चाहे पूरा पर यूनिट में कर दो, चाहे पूरा टोटल में कर दो, चाहे थोड़ी देर पर यूनिट करके फिर टोटल में कन्वर्ट कर दो, ऑल आर एक्सेप्टेबल. ठीक है. हाँ जी, बोलिए. है जी, वैल्यूज़ ये अलग आ रही है. कितना कितना फ़र्क आ रहा है?
चलो भाई चेक करते हैं। वेरिएबल वाली पर यूनिट बोलिए भाई, क्या क्या है? मटेरियल 70 रुपये, लेबर 25 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपये, वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपये, सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपये का 90% कितना होगा? 11.7 रुपीज़। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन 7 रुपये का 80% 5.6 रुपीज़। बस यही है, गेट द टोटल। $137.3 into 8,000 units, 10 lakh 98,400। ना फिक्स कॉस्ट तो उन सब की टोटल अलग से कर लेते हैं। आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 1 लाख। आफ्टर दैट हाँ जी, सेलिंग एक्सपेंसेस 13,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000, एडमिन एक्सपेंसेस 50,000। तो ये सब मिला के कितना हुआ भाई? 177,000। तो टोटल 12 लाख। देखो भाई कहाँ गलती हुई। नेक्स्ट वाले में 137.3 इंटू 6,000 प्लस 1,77,000। क्या हुआ? नहीं, दोनों में ही गलत आ रहा है। क्या किया? सब टोटल करके किया है कि सब पर यूनिट? नहीं, पर प्रेजेंटेशन पर यूनिट करके किया है, मल्टीप्लाई कर करके किया है ना। तो देखो देखो, मैं आपको पहले भी कई बार कहता हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन ने अगर इन्फॉर्मेशन पर यूनिट दी हुई है तो जहाँ तक हो सके आप अपने सॉल्यूशन को पर यूनिट में रखो। क्वेश्चन ने टोटल दी हुई है, आप टोटल यूज़ कर लो ताकि अपना टाइम जो है कैलकुलेशन में कम रहे। अच्छा, ज़्यादा टोटल को पर यूनिट में कन्वर्ट कर करके फिर कैलकुलेशन में हो सकता है गलती ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेटर धोखा देता ही है। ओके, तो बेटर है यहाँ पे पर यूनिट दिया हुआ था तो ये सब चीज़ें पर यूनिट लिख ली, फिर ये लिख दिया, टोटल बन गया। ओके, और ये अगर मान लो सब टोटल दिया हुआ होता कि मान लीजिए वो क्वेश्चन में 10,000 के लिए मटेरियल दिया होता कि भाई 70,000 रुपये लगता है, तो ठीक है 70,000, अब 8,000 के लिए प्रोपोर्शनेटली कितना होगा कैलकुलेटर पे वैसे कर लो। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 3 लेवल्स पे आपको ऑपरेशंस दिए हैं 55, 65, 75, और अगले साल अब किस पे ऑपरेट करना है? 85। और ये पिछले 3 सालों के मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, S&D, एडमिन आइडेंटिफाई करना है। इसमें सबसे पहले वेरिएबल कौन से हैं, फिक्स कौन से हैं, तो आपको तरीका बताया हुआ था दैट अगर सेम परसेंटेज के हिसाब से उतना ही खर्चे में चेंज हुआ है तो वेरिएबल, अमाउंट वाइज सेम रह गया तो फिक्स, और चेंज सेम प्रोपोर्शन में नहीं है तो सेमी वेरिएबल। तो मटेरियल, लेबर तो वेरिएबल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स सेमी वेरिएबल है, S&D ये भी सेमी वेरिएबल है, और एडमिन वाला फिक्स है। अब 85 के लिए बनाना है, पर साथ साथ में और चेंजेस भी दिए हैं। मटेरियल में ये कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर में ये, इन सब में ये, तो अब फ्लेक्सिबल बजट्स 85% का बनाना है और अगले साल का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी निकालना है। हाँ जी, हो गया। तो अगले साल का मटेरियल बताओ कितना आया? 18 लाख। अच्छा, सेल्स कितनी आई? 47 लाख। 31,500। डायरेक्ट लेबर 92। वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले कितने? 1 लाख 78,500। देन वेरिएबल S&D 367,200।
तो आपका कंट्रीब्यूशन, क्वेश्चन ने पूछा है ना कंट्रीब्यूशन 14 लाख। हाँ, नाउ फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री वाला 2,20,000, S&D 115, एडमिन 176, सो नेट प्रॉफिट 946,300। चेक करिए भाई। Question number 9. A factory engaged in manufacturing plastic bucket is working to 40% capacity, producing 10,000 buckets per annum. तो 40% पे 10,000 बना रही है, तो 100% कैपेसिटी 25,000 की हो गई। प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर वन बकेट, प्रेजेंट ब्रेकअप मतलब ये 10,000 के हिसाब से मटेरियल 10 रुपीज़, लेबर 3 रुपीज़, ओवरहेड्स 5 रुपये पर यूनिट है, 60% फिक्स है। 60% का मतलब 3 रुपये इंटू 10,000 30,000, selling price 20 rupees. It is decided to work the factory at 50% capacity, selling price falls by 3%. At 90% capacity, selling price falls by 5%, accompanied by similar fall in price of material. हाँ जी, 90% पे सेल्स प्राइस एज वेल एज मटेरियल प्राइस दोनों में रिडक्शन कितना होगा 5%। हाँ, और 50% पे सेल प्राइस 3% कम होगी, मटेरियल भी 3% होगा। कहाँ लिखा हुआ है? वो कल वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्लास में जो किया, यहाँ तो सिर्फ भाई 50% पे तो सिर्फ सेलिंग प्राइस है, फिर फुल स्टॉप आ गया, फिर अगला सेंटेंस शुरू हुआ कि 90% पे सेलिंग प्राइस अकम्पनीड बाई, मतलब वो सिर्फ 90% के लिए बात हो रही है, वो 50 के लिए बात नहीं हो रही है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एट 50 and 90%. ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट्स फॉर द सेम कैपेसिटी प्रोडक्शन। ब्रेक इवन भी निकालने को बोल दिया है। तो फिक्स कॉस्ट है ही, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। हाँ जी, तो 50 और 90% पे सेलिंग प्राइस बताओ भाई। 90, 93 और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज़, 9 पॉइंट डायरेक्ट लेबर 3 एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 2 and 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जी 4.4, 4.5, नंबर ऑफ यूनिट्स 12,500, 22,500, so total contribution 55,000, 1,250,000, fixed cost 30,000, so net profit 25,000, 71,250. Break even sales in units, fixed cost upon contribution per unit 68, 6, ये नया चेंज होगा ना 6, हाँ। बी वेरी क्लियर, नॉर्मली ब्रेक इवन वहीं का वहीं रहता है, पर अगर सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में चेंज हो तो ब्रेक इवन भी चेंज होता है। यहाँ फिक्स कॉस्ट तो सेम है, पर आपकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ है तो ब्रेक इवन भी चेंज होना ही था। हाँ जी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। The accountant of a manufacturing company provides you the following details for the year 2019.
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिक्स्ड फैक्ट्री, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर वेरिएबल एक्सपेंस, अदर फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स. During the year, company manufactured 2 products A and B and the output and cost were. ना ये 2019 का ऊपर तो आपको कंबाइंड डिटेल दिया है, अब नीचे दिया है 2 प्रोडक्ट थे ए और बी, आउटपुट एक का 2 लाख दूसरे का 1 लाख, सेलिंग प्राइस 2 रुपये और 3.5 रुपये, मटीरियल पर यूनिट वाज 50 पैसा 75 पैसा, वेजेस पर यूनिट वाज 25 पैसा 50 पैसा. क्रॉस चेक भी कर लो, ऊपर वाला जो मटेरियल वेजेस दिया है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. ठीक है. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. हाँ जी, तो देखिए अब आप कहेंगे कितना परसेंट था, तो ऊपर वाली टेबल में डायरेक्ट वेजेस 1 लाख रुपए है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख है, कितना परसेंट हो गया भाई 100%. फिर आप जब प्रोडक्ट वाइज कर दोगे तो उसमें भी 100%. अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए का 25 पैसे, बी का 30 पैसे पर यूनिट. ये अदर वेरिएबल कॉस्ट 80,000 रुपये जो है वो प्रोडक्ट ए में 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से और बी में 30 पैसे. मैच हो रहा है भाई 80,000. तो ये तो सब रामायण हो गई पिछले साल की. ड्यूरिंग 2020 इट इज़ एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाई 25% and that of B by 50%. हाँ, इतनी सेल्स प्रोडक्शन कम होएगा. It is decided to manufacture a further product C, the cost of which is estimated as follows. अब एक नया प्रोडक्ट C ऐड होएगा जिसका आउटपुट 2 लाख होगा, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस. It is anticipated other variable cost per unit will be same as for product A. प्रोडक्ट ए में अदर वेरिएबल कॉस्ट 25 पैसे थी, सी में भी वही रहेगी. आप कहीं अदर वेरिएबल का तो हो गया, वेरिएबल फैक्ट्री वाला क्या होगा? तो वेरिएबल फैक्ट्री तो पहले भी वेजेस का क्या था 100%, अभी भी वही लगा देंगे. प्रिपेयर अ बजट टू प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट शोइंग करंट पोजीशन एंड पोजीशन फॉर 2020. ओह, 2019 का भी बताना है, 2020 का भी बताना है. कमेंट ऑन द कंपेरेटिव रिजल्ट्स. हाँ, बी वेरी क्लियर, सिर्फ 2020 का बना के मत आ जाना. 2019 प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. ओके, आपको पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स. उसके बाद क्या है भाई? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. बस यही है. तो ये पिछले साल का बना करके नेट प्रॉफिट बताना है. हाँ जी, तो पिछले साल सेल्स कितनी भाई? प्रोडक्ट ए की 2 लाख यूनिट्स इंटू 2 रुपीज़. अच्छा, आपने पर यूनिट करके कंट्रीब्यूशन वाला प्रेजेंटेशन किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं. ओके. हाँ, पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना कितना आया? ए का 1 लाख. अच्छा अच्छा, सॉरी, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिए हुए तो टोटल में से माइनस हो जाएगा. हाँ जी, तो पहले एक बार इन सब का क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन, हाँ, देन फिक्स कॉस्ट. हाँ, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं आकर के सीधा टोटल में से माइनस कर दीजिए, यू गेट द नेट प्रॉफिट 1,15,000. अब इस साल 3 प्रोडक्ट्स का ये स्टेटमेंट बनाना है, ए, बी, सी एंड टोटल. तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, टोटल. हाँ जी. सेलिंग प्राइस कितने कितनी रहेगी भाई? सेम 2 रुपीज़, 3.5, 1.75. वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कितना था भाई? 50 पैसे, 75 पैसे, नए वाले प्रोडक्ट में 40 पैसा. डायरेक्ट लेबर 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हाँ, वेजेस का 100% है तो 25 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा. वेरिएबल अदर ओवरहेड्स, वो क्वेश्चन ने दिया हुआ था 25 पैसे, 30 पैसे और इसमें भी 25 पैसे. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 0.75,
1.45.6। नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्ट ए पिछले साल 2 लाख था, इस बार 25% कम हो जाएगा तो 1.5 लाख बचेगा। प्रोडक्ट बी 1 लाख था, 50% कम हो जाएगा 50,000। और सी के कितने यूनिट्स आएंगे भाई? 2 लाख। सो टोटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख 12,500, 72,500, 1,20,000, total 3,05,000। Fixed cost 1 लाख रुपीस। अच्छा अच्छा इसमें भी तो थी ना 180 थी, हाँ तो 1 लाख तो ये वाली और 80,000 दूसरी फिक्स कॉस्ट 1,25,000। हाँ पहले इनसे कंट्रीब्यूशन कितना कितना था भाई ए और बी का? टोटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख, बी का 1,45,000, टोटल 2,95,000। हाँ जी तो अब इस साल प्रॉफिट 1,15,000 से बढ़ के कितना होने वाला है? 1,25,000। आप कहेंगे अच्छा है। हाँ अब इसमें एनालिसिस में तो खैर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ। लिखो कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, कंपैरेटिव रिजल्ट्स पूछा है ना। लेकिन बजटेड प्रॉफिट is more than actual profit of last year. Budgeted profit is more than actual profit of last year. It has been possible only because of introduction of product C, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, हाँ देखिए अगर ये सी नहीं होता तो आपका 1,20,000 कंट्रीब्यूशन कम हो जाए, 1,20,000 और सामने प्रॉफिट कितना है अपना 1,25,000। सी हटाते ही नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना रह जाएगा 5,000। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही ब्रॉडली वो सी के कारण है। ए और बी का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ आपकी फिक्स कॉस्ट को मैनेज करे उतना ही रह गया है। तो आगे लिखिए डिक्लाइन in demand of A and B, decline in demand of A and B is going to be very significant, and their contribution will be just enough, to recover fixed cost, बस उनका कंट्रीब्यूशन तो इतना ही है कि हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लें। प्रॉफिट तो खाली कितना दिख रहा है उसमें 5,000। तो एक तरह से कंपनी की नेसेसिटी है दैट नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। होता है ना, आपको लगता है पुराने प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड रही नहीं है, तो बिज़नेस में सर्वाइव करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करोगे? नए प्रोडक्ट इन्वेंट करो, इंट्रोड्यूस करो, सो एज टू गेट द प्रॉफिट्स। चलिए जी, अब क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन कौन सा पेंडिंग है? लास्ट वाला 16। हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद है ना भाई? देखिए TQM Limited has furnished the following information for the month ending 30th June 19.
मास्टर बजट एंड एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 80,000 का बजट था, 72,000 बेचा है। सेल्स 320 वर्सेस 280, तो उसके हिसाब से सेल्स कितने से कम हो गई भाई? 40,000, उन्होंने लिख दिया एडवर्स। डायरेक्ट मटेरियल 80,000 सोचा था, 73,600 ही लगाए, तो दे 660 400 फेवरेबल। देन डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। The standard cost of a product are as under follows. Material, एक यूनिट को बनाने में 1 किलो चाहिए एट द रेट ऑफ 1 रुपी, टोटल 1 रुपया हुआ। इसीलिए ऊपर देखिए मास्टर बजट 80,000 में कितने का लगने वाला था? 80,000 रुपये। लेबर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, 1.5 रुपये पर आवर से कितना हुआ? 1.5 रुपये। मास्टर बजट चेक कर लीजिए, 80,000 यूनिट 1.5 रुपये के हिसाब से 1,20,000। वेरिएबल ओवरहेड्स भी 1 आवर एट द रेट ऑफ 50 पैसा। Actual results for the month shows 78,400 kgs of material was used. 78,400 kgs के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई भाई? ऊपर एक्चुअल वाले में देखिए 73,600 एंड 70,400 लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। लेबर ने 70,400 घंटे काम किया है। हाँ, उसके लिए पैसा कितना दिया भाई? 1,04,800 रिक्वायर्ड। Prepare flexible budget for the month and compare with actual results. तो सबसे पहले तो 80,000 को हम क्या 72 से कंपेयर कर सकते हैं। इस चैप्टर को तो छोड़ो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही याद करो। मटेरियल, लेबर, सब में अपना कॉन्सेप्ट क्या था? रिवाइज स्टैंडर्ड किसके लिए बनता था? एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स कितना बनाया, इनपुट से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे हमने फिनिश गुड्स जो बनाया है वो कितना है? 72। तो ये जो मटेरियल, लेबर, जो भी खर्चे दिए हुए हैं, जो 80 के दिए हुए हैं, उसको 72 से कंपेयर करके वेरिएंस निकालना तो बेवकूफ़ी है। हमको पहले 72 का क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। और वही क्वेश्चन कह रहा है फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। फ्लेक्सिबल बजट किसका बनाओगे आप? 72 का। और फिर उसको 72 के एक्चुअल से क्या करोगे? कम। फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम बजट जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, ठीक है, उस एक्चुअल को कौन से बजट से कंपेयर करें जो सेम क्वांटिटी का हो, तभी वो कंपैरिजन क्या होगा? मीनिंगफुल। तो अब यहाँ पर पहले अपने को फ्लेक्सिबल बजट करना है और फिर कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। मतलब ये वेरिएंस स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये वापस से बनाना है। पहले मास्टर बजट के साथ में पैरेलल क्या बनाना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल बजट, फिर एक्चुअल से कंपैरिजन और वेरिएंस। देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, मटेरियल, लेबर, सेल्स का प्राइस वेरिएंस, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। अब इसमें थोड़ी सी इंस्टीट्यूट से गलती हो गई, वो इस चैप्टर में ये भूल गए कि सेल्स वेरिएंस तो कोर्स में ही नहीं है, पर जो भी है स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है तो वो भी कराऊंगा अब मैं। हाँ, कुछ नहीं, अपने मटेरियल, लेबर वाले वेरिएंस तो याद है। ये नहीं कि क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ गया मैं तो करूँगा ही नहीं एग्ज़ाम में। जितना है उतना तो करके आ जाओ। खाली 2 वेरिएंस नहीं करोगे, 10 में से 8 तो देगा ही, और 8 क्या 9 मिल जाएंगे अगर आपने फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअल से कंपेरिजन कर लिया, फिर बाकी सब वेरिएंस निकाल दिए। और अभी खैर ये भी वेरिएंस बता दूँगा। तो शुरू हो जाओ भाई। Yes. तो फ्लेक्सिबल बजट एंड स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट एंड वेरिएंस जो भी है, तो पर्टिकुलर्स, मास्टर बजट 80,000 यूनिट्स वाला, फ्लेक्सिबल बजट 72,000 यूनिट्स वाला, देन एक्चुअल्स फॉर 72,000 यूनिट्स, और उसके बाद वेरिएंस। सेल्स
80,000 यूनिट्स 3,20,000 में बिकने वाले थे, तो निकालो भाई 72,000 फिर कितने में बिकेंगे? टू लाख। हाँ, और एक्चुअल सेल हमने कितनी करी है? 2,80,000। हाँ, अब आप कहेंगे ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर 80 के बजाय 72 बेचे हैं भाई, एक तरह से 4 रुपये पर यूनिट हो गया, तो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इतनी सेल आनी चाहिए थी, पर सेल 280 आई है। इसका मतलब हमने सेल्स की प्राइस क्या की है? रिड्यूस की है। कितने से? 8,000। एडवर्स है फेवरेबल है? हाँ, देखिए अगर मटेरियल के हिसाब से देखेंगे ना, 288 की जगह 280 एक्चुअल हुआ। मटेरियल में तो कम होने का मतलब फेवरेबल होता है, पर सेल्स कम होने का मतलब एडवर्स। इसलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी कहा था प्लस माइनस से मत चलना, हमेशा लॉजिक से चलो, और सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि भाई अपने को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मटेरियल, हाँ 80,000 पे कितना था? 80,000, तो 72 पे 72 एक्चुअल, हाँ तो 1,600 रुपये एडवर्स। मतलब पहले वाली रिपोर्ट देख लो कि ओहो मटेरियल 6,400 रुपये बचाए। अब आप कहेंगे बचाए कहाँ है, क्या है? 1,600 का घाटा हुआ है, क्योंकि 80 के बजाय 72 बनाए, तो 8,000 तो मटेरियल लगना ही नहीं चाहिए था। ओके, हाँ जी। लेबर 120 था, इधर 1,08,000, और पैसा लगा कितना है? 1,04,800, 1,04,800, 3,200। ये ज़रूर अपन ने सेविंग्स करी है। वेरिएबल ओवरहेड्स 40,000 था, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 36। लगा कितना है भाई? 37,600, तो 1,600 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स 40,000, हाँ फिक्स तो फिक्स ही रहना चाहिए। हाँ, लगा कितना है भाई? 39,200, 800 फेवरेबल। हाँ, सब खर्चों की जोड़ लगा लीजिए। नेट प्रॉफिट हाँ जी, 32 आ रहा है, और एक्चुअल 24,800। सही है। एक पर यूनिट भी थोड़े से निकाल लो तो भाई। पर यूनिट ये 4 रुपया है, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे, 50 पैसे, 3.5 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, पर यूनिट भी कैलकुलेशन निकाल ली भाई। सेलिंग प्राइस 80,000 यूनिट पे 3,40,000 है, 4 रुपये पर यूनिट हुआ। लेबर 1 रुपया, ये 1.5 रुपया, ये 50 पैसा, 50 पैसा, टोटल कॉस्ट 3.5 रुपये। प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया? 50 पैसा। ठीक है, अब ये तो अपना फ्लेक्सिबल बजट बन गया। अब वेरिएंस कौन कौन से पूछे हैं भाई? मटेरियल, लेबर, सेल्स, इनका प्राइस वेरिएंस। ओके, तो शुरू करो भाई। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, हाँ कुछ थोड़ा बहुत याद है क्या? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितना था? 1 रुपया। क्वेश्चन है दिया हुआ था ना, एक यूनिट को बनाने में 1 किलो मटेरियल 1 रुपये वाला लगता है। एक्चुअल में हमने
73,600 रुपीज़ दिए हैं कितने किलो खरीदने के लिए? 78,400 kgs। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस थी 1 रुपये में ख़रीद के लाना, हमारा परचेज मैनेजर 78,400 kgs मटेरियल ख़रीद के लाया और पैसे ये दिए जो एक्चुअल में से लेना है। देखिए एक्चुअल से जब कंपेयर करना है, एक्चुअल प्राइस निकालनी है, तो आप कहेंगे एक्चुअल पैसे इतने लगे और इसमें कितना किलो मटेरियल आया ये, और मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? एक्चुअल क्वांटिटी 78,400। हाँ पैसे कम दिए, फेवरेबल कितना? 2,000 4,800 फेवरेबल। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं है, प्राइस पूछा है, यूसेज नहीं पूछा है ना, अपन निकाल लेते हैं ताकि अपने वो जो निकाला ना 1600 एडवर्स, आप कहेंगे उससे मैच भी तो होना चाहिए भाई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये रिवाइज स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। आप कहेंगे तो फील नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा केजीज प्राइस नहीं लिखी, बट आप लिखते भी तो अगर बनाते तो आप कहेंगे 72,000 यूनिट्स बनाए, कितने किलो लगने चाहिए? 72,000, रेट 1 रुपया 72,000, एक्चुअल कितना लगा? 78,400 kgs, एक्चुअल पैसे कितने लगे? 73,600, और फिर इससे आप रेट निकाल लेते। तो किया तो वही है अपन ने, बस ठीक है क्वांटिटी और प्राइस वाले कॉलम के बजाय सिर्फ टोटल कॉलम लिखा। तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, अगर मैं मटेरियल का यूसेज वेरिएंस निकालूं, हाँ बी वेरी क्लियर, पूछा नहीं है ठीक है। हाँ यूसेज वेरिएंस आप कहेंगे कितना किलो यूज़ होना चाहिए था? 72,000, कितना यूज़ कर लिया हमने? 78,400, तो इतना किलो मटेरियल ख़राब हो गया, इंटू 1 रुपया पर केजी, 6,400 एडवर्स। ओवरऑल देखो भाई, हाँ मटेरियल प्राइस एंड यूसेज इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। तो भाई उसको 1600 एडवर्स आया है ना, आप कह सकते हैं हाँ प्राइस में इतना चेंज हुआ, यूसेज में इतना नुकसान हुआ, ओवरऑल इतना नुकसान हुआ। हाँ क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। लेबर रेट वेरिएंस, हाँ स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितनी है भाई? 1.5 रुपया। एक्चुअल में हमने 1,04,800 का पेमेंट किया, कितने आवर्स वर्कर्स ने काम किया? 70,400 आवर्स में हमने 1,04,800 का पेमेंट किया है। तो हाँ स्टैंडर्ड रेट 1.5 रुपया पर आवर थी, एक्चुअल में इस रेट से पेमेंट किया, एक्चुअल रेट कम हो गई 1.5 से, हाँ 800 फेवरेबल, बस 800 ही है। हाँ फेवरेबल है कि एडवर्स है, चेक कर लेना भाई। एडवर्स है, मुझे नहीं भाई। 70,400 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो ना, कितना आता है? 1,05,600। इतने पैसे देने चाहिए थे, हमने 1,04,800 ही दिए, पैसे बच गए ना, फेवरेबल हुआ। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आप कहेंगे कि अगर 72,000 यूनिट्स बनाए हैं तो कितने घंटे लगने चाहिए थे भाई? एक यूनिट को 1 घंटा है, 72,000 आवर्स लगे, कितने हमारे? 70,400 घंटे। इतने घंटे बचा लिए इंटू 1.5 रुपया पर आवर, हाँ जी 1,600 घंटे बचाए हैं। हाँ अगेन दिस इज नॉट आस्क्ड और आस्क्ड, हाँ जी पूछा नहीं है, पर अपन ने जस्ट कैलकुलेट किया कि हाँ ये 3200 का, और ये कॉस्ट वेरिएंस ही तो है। आप जब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हो, ये कॉस्ट वेरिएंस आया, अपन ने रेट और एफिशिएंसी से क्रॉस चेक कर लिया। हाँ वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस जस्ट लाइक लेबर रेट वेरिएंस। हाँ वेरिएबल ओवरहेड पर आर किस रेट से खर्चा करना था भाई? 50 पैसे, और हमने वेरिएबल ओवरहेड्स का पेमेंट किया है 37,600 रुपीज़। हाँ आर्स लेबर वाले ही काम आएंगे, याद है ना भाई, आर्स क्वेश्चन में अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको, इंटू 70,400। तो देखिए 70,400 घंटे वर्कर ने काम किया, 50 पैसे के हिसाब से वेरिएबल एक्सपेंसेस लगना कितना चाहिए था? 35,200, लगा कितना? 37,600, 2,400 ज़्यादा लग गया, एडवर्स। एंड देन वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा नहीं है, हाँ
आप कहेंगे 72,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स कितने लग गए? 70,400 मल्टीप्लाइड बाई 50 पैसे पर आवर। हाँ, कम टाइम में काम ख़त्म कर लिया, 800 रुपये बच गए हमारे फेवरेबल। हाँ, ओवरऑल देखो भाई 1600 एडवर्स मैच हो रहा है। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स, कौन सा वेरिएंस पूछा है भाई? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या फॉर्मूला था? बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। 40,000 की जगह 39,200, 800 एडवर्स। हाँ जी, सॉरी फेवरेबल। अब नए वेरिएंस जो आपके हैं कौन कौन सा है? सेल्स का प्राइस वेरिएंस। हाँ, सेल्स प्राइस का मतलब सेल्स की प्राइस में चेंज हुआ क्या? वही मटेरियल प्राइस की तरह। स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी भाई? 1 यूनिट किस रेट में बेचना था? 4 रुपये में। एक्चुअल में हमने क्या रेट में बेचा? आप कहेंगे 2,80,000 में 72,000 यूनिट्स बेचे हैं। हाँ, एक बार इसका थोड़ा फॉर्मूला लिख लो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। हाँ, मल्टीप्लाई कौन सी क्वांटिटी से करूँ? एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट वाज 4 रुपीज़। एक्चुअल में हमने 2,80,000 रुपये में 72,000 यूनिट्स बेचे, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी 72,000। ठीक है, ये रहा वो 8,000 एडवर्स, ये प्राइस के कारण ही है। हाँ, अब एक और वेरिएंस कौन सा पूछा है? सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। आप कहें क्या है? सेल्स वॉल्यूम, फिर बीच में प्रॉफिट भी पूछ रहा है। हाँ, ये मटेरियल लेबर तो हटा दूँ भाई, हैं? अब सेल्स वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। अब देखिए सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी होता है एक, और एक सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस भी होता है। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम आप कहेंगे देखिए 80,000 यूनिट बेचने थे, हमने 72,000 ही बेचे, 8,000 यूनिट्स हम नहीं बेच पाए, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। कौन सी प्राइस? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्राइस तो स्टैंडर्ड वाली काम आती है कितनी? 4 रुपये। हाँ, अभी रुक जाइएगा, समझ लीजिए। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आई विल से स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो आई विल से कि 80,000 यूनिट्स बेचने थे, हम 72 ही बेच पाए, 8,000 यूनिट्स नहीं बेच पाए, इंटू 4 रुपये, 32,000 रुपये से हमारी सेल्स कम हो गई। देखिए जो 3,20,000 से 2,88,000 हुआ ना, ये आप कहेंगे 32,000 रुपये की हमारी सेल्स गई। क्यों? कि हम 8,000 यूनिट्स, भाई 80,000 की जगह 72,000, 10% कम हो गया। तो 3,20,000 की जगह सेल 288, 10% गई। तो ये तो होता है सेल्स का कितना नुकसान हुआ। देखिए हमने सेल्समैन को बोला था कितने यूनिट्स बेच के आना, वो कम यूनिट्स बेच के आया, तो उससे हमारी 32,000 की सेल्स नहीं हो पाई। तो अब मुझे ये बताइए, अगर सेल्समैन 32,000 रुपये का माल नहीं बेच के आया तो नुकसान भी 32,000 का होगा आपको, या नुकसान कम होगा, ज़्यादा होगा? मतलब जितनी सेल्स की क्वांटिटी का नुकसान होता है, उसमें जितनी सेल्स वैल्यू हमको अचीव नहीं होती, हमारा प्रॉफिट भी उतने से ही कम हो जाता है, या प्रॉफिट में नुकसान अलग तरह से होगा? नहीं, अज्यूमिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। सुनो, अगर सेल्समैन 80 के बजाय 72 ही बेचता है तो 8,000 यूनिट्स बेचोगे ही नहीं, तो उसके सेल्स के 4 रुपये के हिसाब से हमारी जेब में पैसे आएंगे नहीं, तो उसके अगेंस्ट में बचेगा क्या? आप कहेंगे जब फिर अगर वो बेचेगा ही नहीं तो हम बनाएंगे ही नहीं तो हमारा मटेरियल, लेबर, ये सब खर्चा भी क्या होगा? बचेगा।
अंडरस्टैंड? अपन कहते हैं ना कि हम 100 रुपये में गुड्स खरीद के लाते हैं और 120 में बेचते हैं। अब अगर 1 यूनिट नहीं बेचा तो आपकी सेल्स कितने से कम होगी? 120 रुपये से। प्रॉफिट 120 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट तो उसमें जितना प्रॉफिट था 20 रुपये उतना ही कम होगा। क्यों? क्या आप कहेंगे फिर हमने 100 यूनिट खर्चा भी तो नहीं किया होगा। अब आपके दिमाग में आएगा क्या मालूम, मैं ख़रीद के तो ले आया, सिर्फ बेच नहीं पाया। तो क्लोजिंग स्टॉक की नाम भी तो चीज़ होती है। ये थोड़ी 100 में ख़रीद के लाया, बेच नहीं पाया, पूरा 100 रुपये का नुकसान हो गया और 20 रुपये का प्रॉफिट भी गया। तो अंडरस्टैंड, अगर हम सेल्स नहीं कर पाते हैं, सेल्स ज़रूर 120 रुपये से कम होगी, प्रॉफिट 120 से कम नहीं होता है। प्रॉफिट तो जितना उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट है उतने से ही कम होगा। तो 32,000 से ऑफकोर्स मेरी सेल्स कम हुई, पर एक जो अगला वेरिएंस पूछा है ना, कौन सा? सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। इसके कई सारे नाम हैं। इसका एक नाम प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस भी है, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस भी है, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस भी है। मतलब वॉल्यूम के कारण मेरा प्रॉफिट, सेल, मार्जिन, कंट्रीब्यूशन कितने से कम हुआ। हाँ, इसमें फॉर्मूला यही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा था? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ कहूँगा कि 8,000 यूनिट्स नहीं बेचने से आपके प्रॉफिट का कितना नुकसान होगा। आप कहेंगे 1 यूनिट बेचता हूँ, प्रॉफिट कितना होता है भाई? 50 पैसे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो इंस्टेड ऑफ 80,000 जब आपने 72 ही बेचा तो एक 50 पैसे के हिसाब से, हाँ जी, कितना? 4,000 रुपये एडवर्स। हाँ, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, क्यों 50 पैसे का प्रॉफिट मानने का मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी ले लिया मैंने। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन वाले अप्रोच से जाऊँ तो 3 रुपये, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 रुपया, 1 रुपये से मल्टीप्लाई करूँगा, नुकसान कितना होगा? 8,000। हाँ, लॉजिक ये है कि अगर 1 यूनिट नहीं बेचते हो तो आपका मटेरियल बच जाता है, लेबर बच जाता है, वेरिएबल ओवरहेड्स बच जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ी बचता है। तो वो खैर अब से फाइनल का टॉपिक है कि मैंने आपको शायद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कहा भी था, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो फिक्स्ड ओवरहेड्स में कहाँ तो अपन 6 वेरिएंस निकालते हैं और कहाँ मार्जिनल में सिर्फ 1 वेरिएंस निकलता है, तो वो यहाँ पे भी उसका काउंटर इफेक्ट आता है। तो फिलहाल तो अपन 50 पैसे के हिसाब से, तो ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अलग होता है, वो बताता है सेल में कितनी कमी हुई। पर समझिए, सेल अगर आपने 8,000 यूनिट्स नहीं किए तो आपको नुकसान 32,000 का नहीं होगा, कि जितना सेल नहीं करोगे उतने सामने आपके ये सब खर्चे भी बचेंगे। तो 1 यूनिट नहीं बेचा तो उसको वापस बनाने का खर्चा भी नहीं लगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है ना, वो सेल्स प्राइस से नहीं होती, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट वाली होती है, दैट इज़ 50 पैसा। तो ये एक वेरिएंस है, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। और ये वाला कौन सा है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है, तो दोनों लिख लो। Yes, finished.
यस, कंप्लीटेड। हाँ जी। सो अब इस चैप्टर में 2 बजट्स और हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी का अगर इस चैप्टर में से आता है वो ज़ीरो बेस बजटिंग, ZBB, ठीक है। सो तो अब देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरो बेस बजटिंग, नॉर्मली बजटरी कंट्रोल में हम कहते हैं एक बजट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा हमारे पास एक बेसिस होता है, और वो बेसिस क्या रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम? पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिजल्ट, पास्ट परफॉर्मेंस, कि लास्ट ईयर हमने क्या अचीव किया था, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगले साल का बजट बनाते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग, क्या आप कहेंगे बेस ज़ीरो मतलब पिछले साल का कुछ नहीं देखने का और उसको बिना देखे, उसको इग्नोर करके, उसको भूल के बजट बनाना है, तो आप कहेंगे फिर तो वो बजट ही अजीब सा होगा, ठीक है। कहते हैं ना बस सिर्फ हवाई बातें हो रही है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को इग्नोर करके बजट बनाओगे तो हाउ इट कुड बी सक्सेसफुल। बट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग इज़ जनरली नॉट फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ओके। और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। एंड व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज, स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, कि आपको इस साल का एक्सपेंस बजट बनाना है कि इस बार क्या क्या खर्चे करने हैं। तो आप ये मत देखिए कि पिछली बार अपन ने इतना खर्चा किया था तो इस बार इससे 10% ज़्यादा, 5% कम करके इस बार का खर्चा बजट में ले लो। नो, you need to justify each and every expenditure which needs to be incurred, और justification ये होगा कि इसको करना ही क्यों है, मतलब ये नहीं कि कितना करना है। पहला क्वेश्चन होगा डू वी नीड टू इनकर दिस एक्सपेंडिचर ऑल टुगेदर, खर्चा करने की ज़रूरत भी है या नहीं है। और उसके बाद अगर मैनेजर ये प्रूव कर सकता है कि हाँ ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा और इतना तो करना ही पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे उसको बजट एलोकेट किया जाएगा। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसका एग्जांपल, लास्ट ईयर देयर वाज फ्लड्स, बाढ़ आई, तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई उस पर 200 करोड़ का खर्चा हुआ। अब इस बार का बजटिंग बनाने बैठे तो ये नहीं हाँ बाढ़ के लिए चलो 250 करोड़, अरे भाई बाढ़ तो आने दो, ओके। तो ऐसा तो नहीं पिछली बार अगर फ्लड आया था तो इस बार भी फ्लड आएगा ही आएगा, इसलिए वो खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब बजटिंग शुरू होगी इस बार की तो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में जो जो खर्चे करने हैं उसका राइट फ्रॉम ज़ीरो वो क्या करेगा, जस्टिफिकेशन देगा कि मुझे इस डिपार्टमेंट में ये इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, दिस इज़ द बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर। अच्छा, जब आप किसी मैनेजर को सीधा ये पूछ लो खर्चा करना ही क्यों है ये, ठीक है, और उसको सोच के फिर आना, मतलब अगर कोई भी खर्चे का तुम अमाउंट लेके आओगे, ठीक है, यू हैव टू जस्टिफाई कि वाई यू नीड टू इनकर दैट एक्सपेंडिचर। जब इतना जस्टिफिकेशन किसी से मांगा जाएगा तो खर्चे का जो अमाउंट भी बोलेगा वो सोच समझ के कम ही बोलेगा। होता है ना घर वालों का मूड ठीक नहीं है, आपने आज पैसे मांगे, ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हैं, ठीक है। अच्छा ये हालत है क्या? तो अब आपका प्लान तो था कि नहीं 2000 रुपये मांगने हैं, पर पता लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, 2000 मत मांगो, ठीक है, थोड़ा कम मांगो ताकि गुस्सा कम आए। तो अंडरस्टैंड है जी। तो जीरो बेस बजटिंग का कॉन्सेप्ट है, एक बेस जीरो होगा। बेस जीरो होने का मतलब लास्ट ईयर जस्ट बिकॉज एन एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड डज नॉट प्रूव्स कि इस बार भी वो खर्चा अलाउड होगा। हर डिपार्टमेंट
का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के खर्चे का जस्टिफिकेशन लेके आएगा, और ऑब्वियसली जब इतना जस्टिफिकेशन पूछा जाएगा तो इन इसेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में तो बोलेगा ही नहीं। जो मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है उसी के लिए वो पैसा मांगेगा, उसके लिए भी जो बेयर मिनिमम है उतना ही मांगेगा। और वो सब होने के बाद भी, अब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने खर्चे का एस्टिमेशन ला करके दे दिया। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट विल डू द प्रायोरिटीज़ कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए तो सबसे पहले एलोकेशन करो। फिर लास्ट डिपार्टमेंट में वो भले ही चिल्लाता रहे कि नहीं नहीं मेरे को भी खर्चा करना है, रुको अभी बजट नहीं है। होता है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि प्लान एक्सपेंडिचर तो हाँ भाई इतना खर्चा करना ही पड़ता है, नॉन प्लान कि अभी इसको डेफर करो। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट लेकर के आया कि इस बार नई बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग थोड़ी सी आउटडेटेड हो रही है, ये हो रही है कि गिर जाएगी क्या, कभी 2-1 साल तो नहीं गिरेगी, ठीक है, बैठे रहो उसी में, ठीक है। सो दैट वे दे डू द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर एंड अकॉर्डिंगली द लोकेशन ऑफ बजट्स इज डन। हाँ, तो जैसा मैंने कहा ये हर डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। ये नहीं कि अब आप सेल्स वालों को कह दो कि इस बार सेल्स करनी ही क्यों है, ठीक है, वहाँ पर तो आपकी नॉर्मल बजटिंग ही काम आएगी। बट मैंने आपको कहा एक्सपेंस के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ वेरी यूजफुल। हाँ, इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन अप्लाई फॉर देयर एक्सपेंसेस। तो जहाँ जहाँ खर्चे होने हैं वहाँ अगर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग लगाओगे तो हर मैनेजर पूरा इन्वेस्टिगेट एनालाइज करके मिनिमम कितना पैसा चाहिए वो लेकर के आएगा। तो दैट विल कर्टेल ऑल द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वो कहते हैं ना, लग्जरी सब खत्म हो जाएगी, नेसेसिटी वाली बातें आ जाएगी, एंड दैट विल ऑफ कोर्स हेल्प इन अ ग्रेटर कॉस्ट रिडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का स्टेप सिंपल सा है, आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर लो, डिसीजन सेंटर्स कह सकते हो। हर डिसीजन सेंटर, हर डिपार्टमेंट अपने अपने खर्चे का जस्टिफिकेशन लेकर के आ जाएगा। मैनेजमेंट विल इवैल्यूएट एंड देन अलोकेट द बजट कि किसको कितना बजट अलोकेट करना है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। बाकी थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन थ्योरी का आता है, ठीक है। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस बजटिंग। हाँ, थ्योरी अब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कल कर लिया था। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला जो कल क्वेश्चन किया था वो परफॉर्मेंस बजटिंग है। परफॉर्मेंस बजटिंग सेज दैट बजटरी इवैल्यूएशन जो होगा, जिस डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन आपको करना है, तो उसके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में वही अथॉरिटी कमेंसरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस डिपार्टमेंट के अंडर में जो जो खर्चे आते हैं, जो जो उसके स्कोप में है, जो जो उसकी अथॉरिटी में है, ठीक है, उसके बजटरी रिपोर्ट में, वेरिएंस एनालिसिस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में वही चीज़ें आनी चाहिए ताकि उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अप्रेजल क्या हो, बराबर हो। और परफॉर्मेंस बजटिंग सक्सेसफुल तभी होती है व्हेन देयर इज़ अ कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ बजट्स विथ एक्चुअल्स। देखिए, बजट एक्चुअल का एक चीज़ और है, कंपैरिजन होना कब चाहिए, साल के एंड में या फ्रीक्वेंटली। कुछ चीज़ों में साल के एंड में भी चलेगा, पर हर एक चीज़ में साल के एंड में नहीं चलेगा। तब तक तो आप कहेंगे बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वेरिएंसेस कहते हैं ना भाई, बीमारी जितनी जल्दी पता लग जाए उतनी ठीक है, नहीं खर्चा ज़्यादा आता है बाद में, ओके, या कई बार इलाज हो जाती है। सो देयरफॉर द सेम थिंग अप्लाइज दैट वेरिएंस एनालिसिस जितना जल्दी कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब होगा वो हर डिपार्टमेंट का, हर मैनेजर का उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कल भी अपन वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही बना रहे थे, कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, इट इज़ नथिंग बट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और परफॉर्मेंस बजटिंग में जब आप किसी डिपार्टमेंट को, मैनेजर को बजट पकड़ाओगे तो उस बजट में सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो उसके डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हैं, एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल भी उसी बेसिस पे होना चाहिए। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, ओके। तो थ्योरी वोरी आप लोग पढ़ लेना इनकी। हाँ, ज़ीरो बेस बजटिंग थोड़ा अच्छा सा पढ़ के जाना, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। हाँ,